हाय फ्रेंड्स, द जॉब्स जंक्शन में आपका स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, यानी कि भूगोल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने नदी तंत्र को खत्म किया और भारत की मिट्टिया को खत्म किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारत की सामान्य स्थिति, यानी कि भारत का परिचय। भारत कैसा है, देखने में कैसा लगता है, उसका क्षेत्रफल कितना है, भारत के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। तो इन सब चीजों पे आज हम बहुत ही विधिवत तरीके से मैप के सहारे जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। जो हमारा हेडिंग है, हमने आपको पहले बताया, भारत एक सामान्य परिचय। ठीक है, यानी कि भारत के बारे में हम लोग जानेंगे आज। तो अगर हम सबसे पहले अगर भारत की बात करेंगे तो प्राचीन काल से भारत को भारत के नाम से ही पुकारा जाता है। यानी कि कोई अभी 200 साल, 1000 साल, 500 साल का बात नहीं है, बहुत साल पहले, यानी कि प्राचीन काल से ही भारत नाम से पुकारा जाता है। अब बात चलती है कि भाई भारत नाम यानी कि कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, इसके पीछे का कारण क्या था, यानी कि भारत का नाम भारत ही पड़ा। तो अगर हम बात करें नामकरण की, तो ऋग्वैदिक काल में, यानी कि यह संभवतः है, यानी कि ऋग्वैदिक काल में जो है एक प्रमुख जन थे भरत, इन्हीं के नाम पर जो है भारत का नाम भारत पड़ा। यह संभवतः तथ्य जो है प्राप्त है कि ऋग्वैदिक काल में प्रमुख जन भरत थे और उन्हीं के नाम पे भारत पड़ा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत के पिता का नाम था दुष्यंत तथा माता का नाम था शकुंतला। ठीक है, भारत के पिता का नाम क्या था, दुष्यंत, और माता का नाम शकुंतला। इन्हीं के नाम पर जो है भारत का नाम भारत पड़ा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, यानी कि पूरी तरह से सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आपको पुराणों में मिलता है। कहाँ मिलता है? पुराणों में मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। इसको हम लोग इतिहास में बहुत ही विधिवत तरीके से पढ़ेंगे। अभी बस पुराणों की संख्या 18 है और भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिला है, तो पुराण में मिला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे हम लोग का ही है, एक चीज का अनेक नाम रहता है। ठीक है, जैसे पर्यायवाची शब्द हिंदी में हम लोग कहते हैं, है ना, उसी तरह से भारत को अन्य कई नामों से भी जाना गया, दूसरे के द्वारा नाम दिया गया। किन किन कारणों से कौन कौन सा नाम दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं। तो अगर हम अन्य नाम की बात करेंगे तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर नाम आता है आर्यावर्त। ठीक है, अब आर्यावर्त जो है नाम भारत का ही है। तो क्यों पड़ा भाई, तो आर्यों का निवास स्थान था, यानी कि जो आर्य थे वो भारत में रहते थे, इसलिए जो है इसे आर्यावर्त भी कहा जाता है। यानी कि भारत का एक नाम मिल गया हमको, आर्यावर्त। ठीक है, उसके बाद अगला जो नाम है वह है आपको हिंद तथा हिंदुस्तान, यानी कि हिंद कहिए या हिंदुस्तान कहिए। तो यह नाम जो है किसके द्वारा दिया गया, फारसी तथा अरबी इतिहासकारों के द्वारा। मतलब जो फारस से, जो अरब से जो इतिहासकार सब आते थे, जैसे आपको पता है कि मुगलों का शासक हुआ और भी बाहरी आक्रमण हुए, बाहरी लोगों ने आक्रमण करके भारत पे राज किया। ठीक ना, तो उनके साथ जो इतिहासकार आते थे वह भारत को किस नाम से पुकारे, हिंद तथा हिंदुस्तान के नाम से पुकारे। ठीक है, उसके बाद जो अगला नाम हमको मिलता है वह है आपको इंडिया। क्या मिलता है? इंडिया। अब जैसे मुगल या मध्यकालीन भारत समाप्त होता है और आधुनिक भारत शुरू होता है, उस समय आप सबको पता है कि भारत पे कई यूरोपीय कंपनियां सब जो है आक्रमण की, यानी कि भारत में जो है व्यापार के लिए आई, जैसे ब्रिटिश, पुर्तगाल, डेन, डच, स्वीडिश, इन सब लोगों ने, इन सब कंपनियों के द्वारा, इन सब लोगों के द्वारा जो है भारत का नाम दिया गया इंडिया। यानी कि इंडिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, यूनानी शब्द इंडोई से। यूनानी शब्द इंडोई से जो है इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई। तो हमने भारत के कई नाम से देखा, भारत, आर्यावर्त, हिंद या हिंदुस्तान और इंडिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई भारत का आकार एवं भौगोलिक स्थिति, यानी कि भारत का आकार कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का जो है भौगोलिक स्थिति कैसा है, यानी कि भारत दिखने में कैसा दिखता कैसे है। ठीक है, अगर हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे क्षेत्रफल का, भारत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 32,87,200
263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, जो कि पूरे विश्व का 2.4% है। यानी कि जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, अगर हम पूरे संपूर्ण विश्व से तुलना करेंगे तो उसका कितना है, 2.4% है। तो क्लियर हुआ यह बात। उसके बाद अगर हम आकार की बात करेंगे कि भारत का जो है आकार, यानी कि भारत दिखने में कैसा दिखता है, ठीक है, तो अगर आकार की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका चतुष्कोणीय, यानी कि भारत का आकार जो है चतुष्कोणीय, यानी कि इस तरह से अभी एक मैप के द्वारा देखेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो वह हो जाएगा आपका 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम की लंबाई तो वह हो जाएगा 2933 किलोमीटर। यानी कि भारत का जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई बड़ा है। इसको अभी हम लोग तुरंत मैप के द्वारा देखेंगे, सबको अभी बस जो पॉइंट याद करने वाला है उसको देख लेते हैं। इन सब रेखाओं को, उत्तर से दक्षिण कहां से कहां है, पूरब से पश्चिम कहां से कहां, इन सब चीजों को भी देखेंगे। उसके बाद अगर हम तट रेखा की लंबाई की बात करेंगे तो वह हो जाएगा आपका 6100 किलोमीटर। अब यहाँ पे बात आता है तट रेखा किसको कहते हैं, तो समुद्र से लगे जो भी राज्य है, जो भी जगह है, जो भी क्षेत्र है, उसको हम लोग तट रेखा कहते हैं। तो तट रेखा कितना है, 6100 किलोमीटर। और भारत के अगर तटीय प्रदेश की बात किया जाएगा तो टोटल 9 राज्य जो है भारत के तटीय प्रदेश से सीमा बनाते हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये जो राज्य हैं तटीय सीमा बनाते हैं। अगर इनमें जो है सबसे ज्यादा अगर पूछा जाएगा कि कौन से राज्य का सीमा बनता है तो सबसे ज्यादा हो जाएगा गुजरात। तो तटीय प्रदेश कितने हो गए, 9 हो गए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। उसके बाद तो तटीय रेखा की लंबाई कितनी हो गई, 6100 किलोमीटर। लेकिन भारत का जो और भी क्षेत्र जो है, जो कि समुद्र यानी कि सागर में स्थित है, समुद्र में स्थित है, वो भी तो भारत का ही हिस्सा है। तो उनको अगर मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 7516 किलोमीटर। यानी कि अब उसमें किस किस एरिया को मिलाएंगे भाई, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप को, ठीक है। यानी कि पहले केवल तटीय प्रदेश देंगे जो कि केवल राज्य था। उसके बाद अगर हम केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की बात कर ले या फिर लक्षद्वीप की बात कर ले, अगर इन दोनों को मिला करके अगर तटीय रेखा की बात किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्थल सीमा की लंबाई की बात करेंगे, यानी कि भारत का स्थलीय सीमा कितना लंबा है, तो वह हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर, ठीक है। अब जो है अगर हम पूरी कुल सीमा की बात करेंगे कि भारत का पूरी कुल सीमा कितना है, तो वह हो जाएगा आपका 22,716.6 किलोमीटर। क्लियर है। अब जो है हम अगला जो पॉइंट है उस पर बात करते हैं कि भारत जो है पूरी तरह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अब जो है हम अगर उत्तर पूर्वी की बात करेंगे तो इसको हम लोग विश्व के भूगोल में जब हम पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे कि पूर्वी गोलार्ध किधर है, उत्तरी गोलार्ध किधर है, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। अब अगर हम उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थिति की बात करेंगे कि भारत कहां पे है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच, ठीक है। और उसके बाद अगर हम पूर्वी देशांतर की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इसको जो है हम लोग मैप पे देखेंगे कि कहाँ पे जो है 8 डिग्री 4 मिनट है, कहाँ पे 37 डिग्री 6 है, कहाँ पे 68 डिग्री 7 है, कहाँ पे 97 डिग्री 25 है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कर्क रेखा का, ठीक है। तो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जो कि भारत को लगभग 2 भागों में बांट देता है। यानी कि जो हमारा भारत है, अगर इस तरह से अगर हम भारत को देख लेते हैं, ये एकदम रफ मैप है इस तरह से, तो कर्क रेखा क्या करता है, भारत को 2 भागों में एकदम इस तरह से बांट देता है। तो मान के चलिए जैसे कर्क रेखा हो गया, ठीक है, तो यह भारत को 2 भागों में बांटा। और कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन सा हो जाएगा, तो गुजरात,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका एक ट्रिक भी आता है कि मित्र पर गमछा झार, यानी कि मित्र है उस पर गमछा झार दो और उससे निकाल लिया जाता है ग से गुजरात, झ से झारखंड, इस तरह से। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, 8 राज्यों से। इस तरह से जो है यह हो जाएगी आपका कर्क रेखा। कर्क रेखा इसको जो है हम लोग क्लियर मैप पे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भारत के अंतिम सीमा बिंदु, यानी कि भारत के सबसे उत्तर में क्या है, सबसे दक्षिण में क्या है, सबसे पूर्व में क्या है और सबसे पश्चिम में क्या है। ठीक है, तो अगर हम अंतिम सीमा की बात करेंगे तो वह हो जाएगा आपका, अगर हम दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो वह हो जाएगा इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, जो कि अंडमान एवं निकोबार यानी कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है, उसके बाद अगर हम उत्तर बिंदु की बात करेंगे तो हो जाएगा इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख में स्थित है ना। उसके बाद पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे तो हो जाएगा गुहार मोती, जो कि गुजरात में स्थित है। और पूर्वी बिंदु की बात करेंगे वो हो जाएगा आपका किबूथी, अरुणाचल प्रदेश। अब जो है यहाँ पे एक हमने बात की सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो वह हो जाएगा आपके इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर स्थल सीमा की यानी कि मुख्य भूमि की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका कन्याकुमारी, तमिलनाडु, क्योंकि अंडमान निकोबार जो है वह तो आपको समुद्र में है, पानी में है ना। तो वह हो जाएगा सबसे दक्षिणतम बिंदु पूरा को लेकर के। अगर स्थल मुख्य भूमि की बात करेगा यानी कि स्थल की बात करेगा तो वह हो जाएगा आपका कन्याकुमारी, तमिलनाडु। ठीक है, इसको भी हम लोग देख ले, इधर से थोड़ा मिटाते हैं और इस सब चीज को समझते हुए चलते हैं। यह मैप बिल्कुल ही अमान्य है, बस केवल समझने के लिए इसको बनाए हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, ऊपर में आपको पता है उत्तर होता है, नीचे में जो है दक्षिण होता है, इधर जो है पश्चिम होता है और इधर पूरब होता है। ठीक है, हमने अभी बात किया कि दक्षिणतम बिंदु यानी कि इसका बात किया, तो दक्षिणतम बिंदु क्या है, दक्षिणतम बिंदु अगर स्थल का बात करेगा तो हो जाएगा कन्याकुमारी, कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है आपका अंडमान निकोबार जो है स्थित है समुद्र में। ठीक ना, यहाँ पे तो ये जो हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। उसके बाद अगर हम उत्तरतम बिंदु यानी कि उत्तर तो ऊपर में है ना, तो उत्तरतम बिंदु की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में है, लद्दाख में है। उसके बाद पश्चिम की बिंदु की बात करेंगे कि सबसे जो है पश्चिमी सीमा कौन है, तो हो जाएगा आपका गुहार मोती, गुहार मोती जो कि गुजरात में पड़ता है। और सबसे पूर्वी की बात कर लेंगे तो हो जाएगा आपका किबूथू, किबूथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो यह जो हो गया आपका अंतिम जो है सीमा बिंदु हो गया। उसके बाद हमने अभी चर्चा किया था उत्तर से दक्षिण की लंबाई की, तो यह जो उत्तर और यहाँ पे आ गया दक्षिण। तो यहाँ से जो है यहाँ का जो लंबाई है यानी कि यहाँ से यहाँ का लंबाई कितना हो जाएगा, 3214 किलोमीटर। अगर हम पूर्व से पश्चिम या पूर्व से बात करेंगे तो इसका लंबाई हो जाएगा 2933 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद कर्क रेखा जो है इस तरह से गुजरती है, कर्क रेखा जो कि 23 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, इससे जो है 8 राज्यों को काटते हुए गुजरती है। क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं भारत में जो है टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे हम लोग भी जो है किसी चीज को समझने के लिए या उसको आसान करने के लिए जो है उसको टुकड़े टुकड़े भागों में बांटते हैं। जैसे हम चैप्टर ही पढ़ते हैं तो उसमें टॉपिक रहता है, टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, उसी तरह से पूरा संपूर्ण भारत को हमने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को 6 जोन में बांटा है। कितने जोन में बांटे हैं, 6 जोन में बांटे हैं। कौन कौन, तो जो है उत्तरी जोन यानी कि उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्य।
ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि उत्तरी क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं, मध्यवर्ती क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं, पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो अगर हम उत्तरी क्षेत्र की बात करेंगे, ठीक ना, यानी कि उत्तरी जोन की बात करेंगे, उसमें आ जाएगा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उसके बाद छत्तीसगढ़, दिल्ली और राजस्थान। यानी कि उत्तरी क्षेत्र में कौन कौन आ गए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान। उसी तरह से अगर हम पूर्वी क्षेत्र की बात करेंगे तो इसमें हमारा बिहार आएगा पूर्वी क्षेत्र में, है ना। तो उसमें आ जाएगा आपका बिहार, झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। यानी कि 4 राज्य जो है पूर्वी क्षेत्र में आ गए। अगर हम पश्चिमी क्षेत्र की बात करेंगे तो उसमें आ जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव। ये सब जो है पश्चिमी क्षेत्र में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे मध्यवर्ती क्षेत्र यानी कि बीच का क्षेत्र, तो उसमें आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। अब जो हमारा पांचवा जो है वो है आपका दक्षिणी क्षेत्र, यानी कि दक्षिण की बात कर रहा है दक्षिणी क्षेत्र। तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप, ये सब जो है दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और पूर्वोत्तर राज्य, अगर पूर्वोत्तर राज्य की बात करेंगे तो हो जाएंगे आपके सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा। यानी कि पूर्वोत्तर राज्य को हम लोग 7 सिस्टर भी कहते हैं। और उस पे जो है 7 सिस्टर यानी कि 7 राज्य है, और उसका एक ऊपर में एगो भाई है, वह है कौन, सिक्किम, है ना। तो 7 सिस्टर और उसका एक भाई। तो यहाँ जो है हमने भारत के कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को कितने जोन में बांटा, 6 जोन में बांटा। उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उसके बाद पश्चिमी क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र या पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है। आइए अब हम इसके आगे जो भी पॉइंट्स महत्वपूर्ण है इस स्थिति में उसको देखते हैं। आज के वीडियो के यहीं पे हम लोग रोकेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसका पार्ट 2 आएगा, उसको जरूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप द जॉब्स जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।